नमस्कार, एक नए वीडियो में आज मैं आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल आदित्य क्लासेस में। आज मैं इस चैनल पर और इस वीडियो में आज मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, जो कि क्लास 9 से लेकर 12 तक इम्पोर्टेंट रहती है और 10th के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और 12th के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और कोशिश करिएगा कि पढ़ते समय इसका फेयर भी बना लें। और मैंने इसे अपने हाथों से लिखा हुआ है ताकि आप फेयर भी इसे बना लें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि नरेशन क्या होता है। देखिए, नरेशन का जो हिंदी होता है वह कथन होता है, जो कि लिखा हुआ भी है। और इसकी जो परिभाषा है कि किसी के द्वारा कही गई बातों को अपनी भाषा में कहना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। कहने का मतलब समझिएगा, ये जो नरेशन होता है ना, यह जो आपके सामने लिखा हुआ है नरेशन, यह नरेशन क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, मैंने आपसे कुछ कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं। तो अब मेरे इस कहे गए कथन को, मेरे इस कहे गए बात को आप अपने तरीके से अगर किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर कहेंगे, तो यही जो प्रक्रिया होगी इसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। बात को समझिए, जैसे ऐसे भी देखिए, मैंने आपसे ये लिखवाया है ना, मेरा यह जो लिखवाया गया है परिभाषा नरेशन का, आपके पास इसके पास दो तरीका लिखने का। या तो मैंने जैसे लिखवाया है आप वैसे ही लिख लो, चाहे आप इसी चीज़ को अपनी भाषा में लिखो। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने लिखा है कि किसी के द्वारा कही गई बातों को अपनी भाषा में कहना ही नरेशन कहलाता है। आप बिल्कुल इसे ज्यों का त्यों लिख लो या अपने बनाकर कुछ लिखो, इसे में कुछ बनाकर लिखो। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नरेशन वे होते हैं जिसमें किसी के द्वारा कही गई बातों को अपनी भाषा में कहना होता है, जिसे हम नरेशन कहते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है, किसी के कहे गए बात को अपने तरीके से लिखना या अपनी भाषा में लिखना, यही जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, नरेशन कहलाती है। ठीक है, नरेशन का वैसे डिफिनेशन कहीं पूछता नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा अपना। देखिए, अब इसके बाद क्या है, नरेशन के प्रकार। नरेशन क्या होते हैं, नरेशन यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। यहाँ पे प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे सीधे, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष का मतलब सीधे सीधे न कह के बल्कि घुमा फिरा कर किसी बात को कहना। ठीक है, और कथन का मतलब यहाँ पे यह है स्टेटमेंट। नरेशन जो है इसका मतलब यहाँ पे है स्टेटमेंट, कोई कथन, कोई बात। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि नरेशन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन की जो परिभाषा यह है कि जिस नरेशन में किसी की कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कहा जाए। कहने का मतलब जिस नरेशन में किसी के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों कहा जाए, तो उस नरेशन को ही डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। जैसे यह जो डायरेक्ट नरेशन आपको दिया गया है, यह कहना क्या चाहता है, यह कहना चाहता है कि अगर जैसे आप किसी के कहे गए बात को आप ज्यों का त्यों लिख देते हैं बिना कुछ परिवर्तन किए ही, तो उस नरेशन को, उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट नरेशन कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी कभी डिफिनेशन याद करते हैं साइंस वगैरह का या कहीं का भी हिंदी वगैरह का, तो उसमें लिखा रहता है किसी के अनुसार, इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, जैसे अम्ल की परिभाषा हम लोग जो साइंस में पढ़ते हैं क्लास 10th वाले, तो उसमें लिखा रहेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इन्वर्टेड कामा में लिखा रहेगा आर्हेनियस के अनुसार, फिर इन्वर्टेड कामा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि वहाँ पर आर्हेनियस जो वैज्ञानिक हैं उनका वह परिभाषा उनके द्वारा ही दिया गया है, जिसे इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। और इन्वर्टेड कामा यहाँ पे यह बताता है कि यह जो परिभाषा है इस आर्हेनियस जी के अनुसार बिल्कुल ज्यों का त्यों कही गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। मिला जुला कर आप किसी के कहे गए कथन को अगर इन्वर्टेड कामा पे आप लिख देते हैं, इसका मतलब वह ज्यों का त्यों हो जाता है, और यही ज्यों का त्यों कही गई जो कथन आप लिखते हैं उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम डायरेक्ट नरेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसी कहे गए कथन को क्या करना, ज्यों का त्यों लिखना। और ज्यों का त्यों कैसे लिखेंगे, जब इन्वर्टेड कामा लगाएंगे तभी लिख पाएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कामा का जो काम होता है वह किसी कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कर देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है कि एक मिनट, आगे आपका इसके बाद चलेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन के बारे में थोड़ा और भी जानकारी जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब डायरेक्ट नरेशन की पहचान कैसे पहचाने कि वो डायरेक्ट नरेशन है।
तो डायरेक्ट नरेशन की जो पहचान होती है वो इसमें लिखा भी है कि डायरेक्ट नरेशन में हमेशा एक कॉमा लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हमेशा होता है। कहने का मतलब क्या है, जो आप सेंटेंस लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, एक प्रकार का वाक्य लिखने का एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस इसमें लिखा जाता है उसमें एक जगह इन्वर्टेड कॉमा और एक जगह कॉमा का प्रयोग अवश्य होता है। इन दोनों कॉमास का प्रयोग उसमें अवश्य आपको दिखाई देगा। अगर इन दोनों कॉमास का आपका प्रयोग दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट नरेशन है, अगर नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट नरेशन नहीं है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल मैंने लिखा है राम सेठ, एक देखिए नीचे लगा होगा कॉमा, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे जो एक है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉमा लगा है और यहाँ पे जो है एक इन्वर्टेड कॉमा लगा है। ये ओपनिंग है, ये जो शुरुआत में है ये ओपनिंग है और ये जो है लास्ट वाला एक क्लोजिंग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमा भी लगा है, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा है। जहाँ ये ओपन होता है, जब नीचे से कोई डार्क दिया रहेगा, कॉमा कैसा लगेगा, जैसे ऐसे रहेगा और नीचे देखिए डार्क रहेगा। इसके नीचे जब डार्क रहेगा तो समझ जाएगा ओपनिंग है, और जब इसके ऊपर डार्क होके नीचे मुड़ा रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट नरेशन में एक कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हमेशा दिया रहता है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दोनों को कहते हैं इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इसके अंदर और यहाँ पे जो एक लगा है ये होता है कामा। तो जब इस मेथड में ऐसा सीन दिखे सेंटेंस का तो समझ जाइए कि वो किस नरेशन में लिखा गया है, डायरेक्ट नरेशन में। एक और एग्जांपल है, नीचे दिया ही सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी देखिए एक यहाँ पे कामा लगा है, एक यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामा है और एक कामा है, तो इस मेथड में लिखे गए सेंटेंस को क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन में है। तो यही डायरेक्ट नरेशन की क्या होती है, पहचान। अब आप यहाँ पे इसके बाद ये देख लीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन का रूप कैसा होता है। हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं कि आखिर डायरेक्ट नरेशन का रूप कैसा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन का जो रूप होता है, अभी 1 मिनट है, इसी में खोज रहे हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नरेशन का रूप का मतलब कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग का भी एक रूप होता है ना, हम लोग की एक डिज़ाइन होती है, हम लोग ऐसे दिखते हैं, वैसे डायरेक्ट नरेशन की भी एक डिज़ाइन होती है, समझ जाइए। डायरेक्ट नरेशन की डिज़ाइन क्या होती है, मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग खींचा हुआ है, आपके सामने दिखा होगा। मैंने एक यहाँ पे देखिएगा लाइनिंग खींचा हुआ है, कहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग है, एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक की है, और एक लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है, समझ जाइएगा कि इसमें कोई सेंटेंस आएगा, यहाँ पे भी कोई सेंटेंस आएगा, और बीच में ऐसे ही एक कामा, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे और यहाँ पे इस प्रकार से लगा रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि वह वाक्य जो होगा वह डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। या तो हो सकता है पहले इन्वर्टेड कामा आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पहले आपको हो सकता है कि इन्वर्टेड कामा दिखाई दे, यहाँ पे देखिए, और बाद में ऐसे कामा दिखाई दे, और बाद में एक ऐसे दिखाई दे, तो समझ जाइए तो भी यह डायरेक्ट नरेशन में ही लिखा गया। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी कामा इन्वर्टेड कामा है और इसमें भी कामा इन्वर्टेड कामा है, तो बस ये दोनों चीज़ उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन्वर्टेड कामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कामा इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, भाग होते हैं, ठीक है। अब आगे ये देखिए, इसमें विशेष करके हम कुछ लिखे हैं कि क्या होता है। अब विशेष में क्या है कि, 1 मिनट, अब विशेष में हम लोग देखेंगे कि इसमें किसमें मतलब डायरेक्ट नरेशन में 2 प्रकार की स्पीचेस या पार्ट्स होते हैं। इसमें 2 प्रकार की स्पीच या पार्ट्स आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहला रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच या पार्ट कहिए, चाहे रिपोर्टेड स्पीच या पार्ट कहिए, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट कहिए चाहे रिपोर्टिंग स्पीच कहिए, चाहे रिपोर्टेड स्पीच कहिए चाहे रिपोर्टेड पार्ट कहिए। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 जगह सेंटेंस लिखा जाएगा जिसको अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अलग अलग। कहने का मतलब क्या है, एक का नाम रिपोर्टिंग हो जाएगा, एक का नाम रिपोर्टेड हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, अर्थात इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा इसके बारे में पहले देख लीजिए कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, ध्यान से देखिएगा, और रात को वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं कि कोई जग न जाए, और कोई जग जाएगा तो जानते ही कहेंगे कि मत बनाइए, नींद में डिस्टर्ब होता है, गांव वालों को क्या पता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते रहते हैं। गांव में थोड़ा एजुकेशन ना थोड़ा सा लो पड़ जाता है,
तो यह जो है पहले क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो क्या होता है, देखिए डायरेक्ट नरेशन का दोनों ही भाग है, रिपोर्टिंग स्पीच भी भाग है और रिपोर्टेड स्पीच भी भाग है। तो रिपोर्टिंग स्पीच कैसा भाग है, कह रहा है डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, देखिए हम लिखे भी हैं कि डायरेक्ट नरेशन का, यहाँ से देखते रहिए, डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने उसको बताया था ना कि डायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा लगता है ना, तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस जो लिखा जाएगा उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कह देंगे। और बस इसके बाद यह जो होगा रिपोर्टेड स्पीच, इसमें बस कुछ कह नहीं कह रहा है, कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का होता है उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड कामा के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर वाला जो होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा और अंदर वाला जो होगा वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। आइए, एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ गया। इसका एग्जाम्पल एक मिनट, हाँ देखिए, अब क्या है, यहाँ पे आपको एक नरेशन दिख रहा होगा। ठीक है, नरेशन आप पहचानिए कौन सा नरेशन है, इमेजिन करिए आप, डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट नरेशन हम कैसे पहचाने जी, क्यों, क्योंकि हमको अभी बताया गया कि इसमें कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहता है, दिख रहा है कि नहीं कामा इन्वर्टेड कामा, तो इसमें जो होता है कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ होगा, आपके सामने दिखा रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा देखते रहिए। यहाँ पे जो लगा है कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पॉइंट है ना। तो जब इस फॉर्म में लिखा जाए तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी मैंने क्या बताया, हमें इसमें क्या समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बता रखा है कि यह जो भाग है इसको बाहर वाला भाग कहते हैं। देखिए यह इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है और यह जो भाग है यह इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है। कौन सा भाग, ए भाग, जो कि इस फॉर्म में यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है। तो यह जो होगा ये अंदर वाला भाग होगा। ठीक है, कौन सा, ए वाला, ए अंदर वाला इन्वर्टेड कामा के भाग है और यह जो होगा यह बाहर वाला भाग है। तो इन दोनों का एक नाम रखा गया है, इसका एक नामकरण किया गया है। वह नामकरण क्या है, ध्यान से देखिए, वह नामकरण यह है कि जो राम सेड है, ठीक है, वह अभी मैंने क्या बताया कि ये इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है, तो इसका जो नाम होगा वह रिपोर्टिंग स्पीच होगा और जो राम इज नॉट गुड लिखा है वह इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है, यह जो है, तो इसका जो नाम होगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो इसमें ज़्यादा जरूरत समझने की नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि इन्वर्टेड कामा एक अंदर वाला भाग होगा और एक बाहर वाला भाग होगा। कौन सा भाग होगा, एक अंदर वाला भाग होगा ये और एक बाहर वाला भाग होगा। तो यह जो बाहर वाला भाग होगा उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कह देंगे और जो अंदर वाला भाग होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे। बस इसके अलावा इसमें ज़रूरत नहीं है समझने की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। अब हम इसके बाद देखेंगे, थोड़ी सी एक नोट्स होती है। नोट क्या है इसमें कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही आए, जरूरी नहीं है आपका कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच ही आए या बाद में रिपोर्टेड स्पीच आए, जरूरी ऐसा नहीं होता। तो क्या है इसमें, देखिए इसमें आपको यह समझना है कि लिखा गया है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देता है। यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या बताया कि कभी कभी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह पहले देता है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप ध्यान से देखिए, उस वाले जो वाक्य में दिया गया था उसमें पहले रिपोर्टिंग आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले रिपोर्टेड होगा फिर बाद में रिपोर्टिंग होगा। कैसे, देखिए यह वाला जो है, कौन वाला, ए वाला, ठीक है, यह वाला जो भाग है यह अंदर, ये अंदर का भाग हो गया, अभी लिखा भी है ये अंदर का हो गया, और यह जो होगा ये कहाँ का हो जाएगा, बाहर का, लिखा भी है। ठीक है, तो अंदर वाला और बाहर वाला भाग, तो ये पहले अंदर वाला भाग इन्वर्टेड कामा के आया इसलिए हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे, और यह जो है ये बाद में आया बाहर वाला भाग, इसलिए हमको क्या कह देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कह देंगे। तो जरूरी ये नहीं है कि पहले रिपोर्टिंग आया बाद में ही रिपोर्टेड आया, अदला बदली इन दोनों का आपस में हो सकता है। तो इसका मतलब यह भी ए पहले या इसके बाद ए आए, और चाहे यह पहले आए और बाद में ए आए।
तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन अधिकांशतः आपको पहले ही रिपोर्टिंग स्पीच देगा, बाद में ही रिपोर्टेड देगा, ऐसा चांस कम है देखने को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, यहाँ पे लिखा भी है कि अर्थात, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा भी है कि अर्थात कहने का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य की शुरुआत में भी आ सकता है या वाक्य के अंत में भी आ सकता है। जैसे में देखिए, यहाँ पे पहले क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, बाद में क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, है कि नहीं। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे इसमें देखिए, या करके पहले ही क्या आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। ध्यान से देखिए, पहले क्या आ गया, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच आ गया, बाद में क्या आया, रिपोर्टेड स्पीच। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कामा बाद में आया है, अंदर वाला भाग, और पहले वाला पहले आ गया है। ठीक है, इधर देखिए अब आगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि, एक मिनट आप देखते रहिए और आप फेयर जरूर बनाइएगा। हम लिखे हैं तो आप काफ़ी फेयर अगर बना लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बस चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के भाग, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के भाग। अब रिपोर्टिंग स्पीच के भाग का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच के भाग का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच के भाग। रिपोर्टिंग स्पीच का जो भाग होता है वो निम्न है। वह कितना है, निम्न। और निम्न होने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा रहते हैं, और जो मुख्य होता है वह ये तीनों आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो मुख्य होता है, एक मिनट, जो मुख्य है आपके सामने वह कितने होंगे, 3। कौन कौन से, देखते रहिए, एक मिनट। ये जो मुख्य है यहाँ से यहाँ तक देखिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब ना। तो पहला रिपोर्टिंग, यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट, पहला आपका हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यह जो है यह सेंटेंस का एक पार्ट्स है ना। एक कोई, अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ होता नहीं, एक सेंटेंस होता है जो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में कुछ पार्ट्स होंगे जिसका नाम अलग अलग होगा। एक उसमें सब्जेक्ट का काम करेगा, एक वर्ब का काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन वो रिपोर्टिंग स्पीच होने के कारण उस सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहा जाएगा, उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा, और उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा हम नीचे लिख भी दिए हैं, आप आगे देखिए। अच्छा, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक इसको पढ़ना है, कहाँ से, ये यहाँ से उठाइए और यहाँ तक आप इसको पढ़िए। देखिए कह रहा है अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, पढ़ते रहिए, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं ना। रिपोर्टिंग स्पीच में एक प्रकार का वाक्य, क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में एक प्रकार का वाक्य ही रहता है जिसमें अधिकांशतः सब्जेक्ट, वर्ब एवं ऑब्जेक्ट उपस्थित रहता है, जिसे क्रमशः रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, मतलब उसके सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, एवं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अर्थात उसके ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। बस अब यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल से समझते, सब छोड़िए, अब एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इधर देखिए, आपके सामने एक डायरेक्ट नरेशन दिया गया है कि नहीं, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट नरेशन है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ मेरा दबा हुआ होगा। वैसे चिल्लाते बहुत हैं हम, चिल्ला के हम बहुत पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह में भी बहुत चिल्ला के पढ़ाते हैं। कितना लोग तो हमको लग रहा है गुस्साते भी होंगे। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, इधर देखिए। अच्छा, ये किस मेथड में लिखा गया है, कौन सा नरेशन है आपके सामने, ये कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। चला जा रहा है, मोबाइल है, थोड़ा सा दिक्कतें हो जा रही हैं, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब ये डायरेक्ट नरेशन क्यों है भाई साहब, आप समझ गए होंगे क्यों है, बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ जाना भी चाहिए। ये यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे ए, इसकी वजह से, किसकी वजह से, कामा इन्वर्टेड कामा की वजह से ये डायरेक्ट नरेशन में है। अब अगर डायरेक्ट नरेशन में है तो तय है कि इसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और तय है कि एक क्या होगा जी, रिपोर्टेड स्पीच होगा। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये वाला जो होगा ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो यह जो रिपोर्टेड स्पीच हो गया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमको रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे काम नहीं है, हमें किसका काम है, रिपोर्टिंग स्पीच का। अभी मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग स्पीच में एक प्रकार का सेंटेंस होता है, तो यह जो है, अभी मैंने बताया ना, यह जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यह क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अभी मैंने बताया भी, यह जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में है क्या, एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी, एक प्रकार का वाक्य ही है ना। तो यह जो वाक्य है इसमें कुछ पार्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए पार्ट्स है कि नहीं, यह वाला जो पार्ट्स है सब्जेक्ट में आया, यह वाला जो पार्ट्स है वर्ब में आया, यह वाला जो पार्ट्स है वो ऑब्जेक्ट में आया, और एक एक्स्ट्रा आपको दिखा यहाँ पे प्रीपोजिशन,
टू जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। अभी इसकी बात मत करिए, प्रीपोजिशन की बात बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमें अभी समझना है मेन चीज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो चलिए देखिए, राम क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करेगा। राम क्या इसमें किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। ठीक है, अभी क्यों करेगा अभी बता दे रहे हैं। सेड जो काम इसमें करेगा वो वर्ब का काम करेगा, जो मी काम करेगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो राम को सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है, इसलिए जिसका भाग है उसी के द्वारा नामकरण करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ब है कौन सा, ये जो आपका वर्ब है, वर्ब के जो इस साइड आए, किस साइड, इधर ध्यान से देखिए, वर्ब के इस साइड जो आए, लेफ्ट हैंड साइड, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और वर्ब की इस साइड जो आए, किस साइड, RHS, किधर, RHS, राइट हैंड साइड। तो इसमें एक चीज होता है, क्या होता है, वर्ब के अगर लेफ्ट हैंड साइड कोई वर्ड आ रहा है तो तय है कि वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और वर्ब के अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज आ रहा है तो तय है कि वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कहीं बदलने वाली चीज नहीं है। वर्ब के समझ जाइए दो साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड जो वर्ड आता है वह सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, और राइट हैंड साइड जो वर्ड आता है वो किस फॉर्म में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और खुद ये जो वर्ब है, वर्ब की एक पहचान होती है, उसका आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे ना, तो उसके हिंदी के अर्थ के अंत में ना अवश्य आएगा। जैसे से है, से मतलब कहना, उसी का तो सेकंड फॉर्म है, तो से मतलब कहना, लास्ट में ना, रन दौड़ना, ईट खाना। तो ऐसे जितने भी वर्ब होते हैं, गो मतलब जाना, तो बहुत सारे वर्ब, जितने भी वर्ब होते हैं, कौन से वर्ब, मेन वर्ब इसको कहते हैं, या एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो इस वर्ब के अंत में हमेशा ना भी आता है। तो उसकी बात छोड़िए, सेड एक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और राम सब्जेक्ट है, जिसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यह टू की खेल देखिए क्या है, क्या, अब इसमें देखिए टू, आइए टू को देखते हैं। यह जो टू है, टू किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। मैंने किसका बताया, प्रीपोजिशन का यह भाई काम करेगा। कैसे काम करेगा प्रीपोजिशन का, आखिर इसमें इसका क्या रोल है। ठीक है, प्रीपोजिशन है भाई, टू है, टू इसलिए है क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, क्या, रिलेशन, संबंध बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, या नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज भी होता है। ठीक है, तो इसको छोड़िए, पहले हम ये देख लेते हैं इसका रोल इसमें क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन टू का रोल क्या है, यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए थोड़ा सा, ये हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं इसे, तो हम यहाँ पे बताए हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है टू एक प्रीपोजिशन है। मैंने बताया ना, देखिए हर एक वर्ड, अंग्रेजी का हर एक वर्ड ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब आप जानते हैं ना, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हर एक शब्द उससे बिलोंग करता है, उसी से संबंध रखता है। तो जो टू है वो प्रीपोजिशन से संबंध रखता है। ठीक है, तो जो अब संबंध रखता है, प्रीपोजिशन है, तो इसके यूज यहाँ पे क्यों है, तो टू एक प्रीपोजिशन है जो वर्ब से के लिए आता है। किसके लिए आता है, से के लिए आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि टू का प्रयोग तब होगा जब से के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, मतलब जो से है, से के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, से के बाद अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो इधर सुनो, से के बाद अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे अगर हम क्या लिखें, देखिए ध्यान से, अगर हम राम लिखें, ठीक, और इसके बाद हम लिखें सेड ना, फिर लिख दे टू, फिर लिख दे हिम। कहने का मतलब क्या है, अभी टू मत देखिए, एक मिनट, अभी आप टू मत देखिए, कहने का मतलब इधर देखिए, राम लिखे हैं, सेड लिख दिए ना, आराम सेड, अगर ऐसे लिखे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक अगर इसके सामने एक वर्ड लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके बीच में तुरंत क्या लग जाएगा, टू। कहने का मतलब क्या है, अगर इसके साथ कोई शब्द आ रहा है, सेड के बाद कोई शब्द हम लिख रहे हैं तो टू आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, ए ऐसे, तब तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू लिखना जरूरी है। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, क्यों लिखना जरूरी है, यह भी देख लीजिए। ठीक है, तो जरूरी क्यों है, ध्यान से देखिए, तो जरूरी इसलिए है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि से एक अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जो वर्ब होते हैं ना, जो मेन वर्ब होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो अब जानिए बस, से जो है एक वर्ब है जो कि अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात यह से ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता।
कहने का मतलब क्या है, ये जो से है ये अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो अपने पास ऑब्जेक्ट को नहीं रख पाते। ठीक है, तो इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कही जाती है। तो इसलिए से को सकर्मक बनाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसी से को मतलब इसी से को सकर्मक बनाने के लिए, सकर्मक का मतलब अब उसको ऑब्जेक्ट देने के लिए। देखिए सकर्मक का मतलब ऐसी क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट को रख ले, अकर्मक का मतलब जो क्रियाएं ऑब्जेक्ट को न रख पाए उसे अकर्मक। तो इसे सकर्मक बनाने के लिए अर्थात उसे इतना कैपेबल बनाने के लिए कि अब आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इसीलिए उस टू का सहारा लिया जाता है ताकि से ऑब्जेक्ट ले सके। देखिए अंग्रेजी ग्रामर में क्या होता है, जो प्रीपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन का एक काम होता है क्या है कि अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो क्रिया ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, अगर उसे प्रीपोजिशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। इसलिए से के साथ हमेशा टू लगेगा, कब, जब वो ऑब्जेक्ट रखेगा तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा तो टू का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपका डायरेक्ट नरेशन में जितनी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें मैंने सब बता दिया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं। बस इससे ज़्यादा आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आप इसको इसमें याद क्या रखना है। देखिए याद आपको इसमें यह रखना है ना कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इसकी पहचान क्या है, बस इससे ज़्यादा कोई मतलब आपसे नहीं है। तो एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं। देखो रिवीजन का मतलब क्या है कि नरेशन क्या होते हैं, बताइए नरेशन क्या होते हैं। नरेशन में किसी के द्वारा कहे गए बात को अपनी भाषा में कहना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं, सिंपल सा बात याद रखेंगे, जिसमें कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें दो प्रकार की स्पीच आते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के कहाँ हो, बाहर वाला। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग हो, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात आती है, ठीक है, कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, कोई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पूछे तो कहोगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वह रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। बस इसका देखो काम है, ये जो मैं रिपोर्टिंग वर्ब बताया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ने, इसमें से इसका काम आएगा, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाता है। अभी मैं आपको बात में बताऊंगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा तो आपको पहचानने तो आना चाहिए कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो आप जो वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसी को आप क्या कर देंगे, बदल देंगे। कैसे बदला जाएगा, क्यों बदला जाएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। डायरेक्ट नरेशन के बारे में जितना सब कुछ था वो खत्म हो गया। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।